और रशिया को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी बेवकूफी। दे माइट नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, वो मिलिट्री सुपर पावर है और आखिरी दिन तक रहेंगे। यू कैन नॉट फाइट एंड विन विद रशिया, वो सबको पता। अब आपने क्या कर दिया, जैसे शेर के पिंजरे में बकरी को डाल देना शेर को फंसाने के लिए, तो आपने बकरी ढूंढ ली, बकरी डाल दी। और यूएस क्या करेगा? और मैं एक और चीज आपको बता दूं, हमारे टीम पे जी बड़ा डिस्कशन हो रहा है चीन में। छोटी सी बात है, चीन की बराबर देश है नॉर्थ कोरिया, एक किम जोंग, उनको आप 70 साल से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप ये जो पुतिन को कंट्रोल करने चले, कहां से करोगे भैया? और लास्ट चीज बोलूंगा चीमा साहब, अगर कभी नेटो की 30 कंट्रियों ने मिलके कन्वेंशनल वॉर भी रशिया पे शुरू कर दी, वो रशिया पे भारी पड़ सकते। 30 कंट्री है, देखिए आपको भी पता, हमें भी पता। रशिया के पास ऑल्टरनेट कुछ नहीं रहेगा बट टू रिटेलिएट इन अ न्यूक्लियर वे। ऑलरेडी रशियन न्यूक्लियर सबमरीन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा सबमरीन का बेड़ा अनऑफिशियली रशिया के पास है। देखिए चीमा साहब, क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव, एक मिशन है, हम उसके साथ क्वाड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है, ना ही वो एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता, मैं यूज नहीं करना चाहता, नहीं वो है, लोग दर्शक समझ जाएंगे। तो हम भैया, हम आपने क्वाड बनाए विद अ पर्पस, वी आर विद यू फॉर दैट पर्पस। इफ यू गो फॉर एनी अदर एडवेंचर्स और मिसएडवेंचर्स और व्हाटएवर, इट इज नॉट मतलब नेसेसरी वी विल स्टैंड विद यू एवरीवेयर। भाई हमने आपसे कोई निक्का थोड़ी ना पड़ा है कोई, राइट? एक पर्पस था जिसके लिए हम टीम है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वी अलाइन विद पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, उस कॉज में हम आपके साथ है, कॉज में हम आपके साथ है। बट अगर आप ये यूक्रेन में या कहीं सीरिया में या कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ करते, इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैंकेटली आपके साथ है, चलो जी आप लोगों को मारो मरवा डालो हम आपके साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। आवर एसोसिएशन इज फॉर अ पर्पस एंड इज लिमिटेड टू अ पर्पस ओनली। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें डोमेस्टिक सिचुएशन जिसमें खासकर ये बहुत सारी तनकीद मोदी साहब के ऊपर हो रही है। वहां पे जो यूक्रेन में आपके इंडियंस फंस गए और कहा जा रहा है कि बहुत पहले भी बुलाया जा सकता था, और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो ये भी ले रहा है मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं या कि ये सिर्फ वो जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो करवा रहे हैं? देखिए चीमा साहब, एज यूजुअल आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते हैं, मैं तो आपको आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए 3 सवाल आपने पूछ डाले एक बार, पहले एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा, ये पुतिन हमला करेगा नहीं, जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा धमका रहा, जबकि सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 बुक क्लियर कर चुका है, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेकर नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि सीआईए को ये पता नहीं था या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था, पर वो सट्टा लगाते हैं। देखिए किसी की जान जा रही, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है, अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इनका पहला रूल है, किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं है, इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में। आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पर था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और एक इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, और कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया का कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी।
तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताओ हमको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियन इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कारकीव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों, देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर प्लेज एंड रिलेशंस विद देम कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है चीमा साहब, एक चीज मैं क्लियर बोल दूं आपको, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के, और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी, अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात करें। आज देखिए, आज क्या है, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी घटना बोलूंगा। एक इंडियन ओशन में एक कंट्री, आपने सुना होगा नाम, ऑस्ट्रेलिया करके, छोटी सी कंट्री है, इतनी सी पॉपुलेशन है, इतना सा जीडीपी है। वो कह रहे हैं भाई साहब हम जी यूक्रेन को हथियार भेज रहे। अब भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये तो मतलब ये कौन सा दीवाना, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम जजीरा इंडियन ओशन में तुम यूरोप की लड़ाई में हथियार भेज रहे हो, भाई कहां से भेजोगे? पोर्ट ब्लॉकेड है, ब्लैक सी पर रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है जी, पोर्ट उन्होंने बंद कर दिए, एयर स्पेस बंद है। तो भाई जब तेरे यहाँ से हथियार चलेंगे तो वो पहुंचेंगे कब, किसको पहुंचेंगे, मिलेंगे किसको, उनको चलाएगा कौन? आजकल की परिकल्पना ये है चीमा साहब, हर कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि देखो लड़ाई मेरे घर में तो है नहीं। एक जो अभी रेस्पॉन्सिबल पावर्स है उनको ये करना चाहिए, दे शुड काइंड टू स्टॉप दिस वॉर एट एनी कॉस्ट। पहले लड़ाई रोको, मरना मारना रोको, उसके बाद जो मसले वसले होते रहेंगे। जब तक मरना मारना चल रहा है, देखिए मसले तो सेटल होते नहीं। हकीकत ये आज भी लोग मर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया ने किसी का साइड नहीं लिया। साइड लेने का मतलब है आग में घी डालना, एडिंग फ्यूअल टू द फायर। वी आर नॉट डूइंग दैट कॉन्शियसली, बट यू वांट टू फाइट अ वॉर इन विच नो अमेरिकन शुड डाई। ये भी एक नई विडंबना आई है। ये निक्सन वाला अमेरिका नहीं है, दूसरा अमेरिका, बाइडेन वाला। और एक मैं आपको चीज बताऊं, जब इनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच 1% का वोट शेयर का डिवीजन है। अब जो बाइडेन साहब का जो अफगानिस्तान में हाल हो, वो तो आपने देख ही लिया। अफगानिस्तान में क्या किया था, लिटरली रन अवे, और लास्ट में जाते 12-13 लोग भी मरवाए थे, हथियार भी छोड़ दिए, ये भी करते, सबको पता। अब अफगानिस्तान के बाद इनकी पोजीशन बड़ी खराब है जी, वर्ल्ड में, अमेरिका में भी खराब है, अप्रूवल रेटिंग नीचे। इन्होंने सोचा यार ये थोड़ा यूक्रेन को चढ़ा दिया जाए, इसको थोड़ा पंप कर दिया जाए तो थोड़ी इमेज सुधरेगी। मैं भी देखूंगा, ट्रम्प की जो मैस्कुलाइन इमेज थी तो शायद मेरी भी इमेज बनी। अब पंपिंग इतनी कर दी कि अब बैकफायर कर रहा है। आज की स्थिति ये है सीमा साहब, आपने दुनिया को परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर के कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले बताइए 30 साल में कब एक सुपर पावर का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है वर्ल्ड इज ऑन द थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर? ये 30 साल में कभी स्टेटमेंट नहीं आई है। और रशिया को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी बेवकूफी। दे माइट नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, वो मिलिट्री सुपर पावर है और आखिरी दिन तक रहेंगे। यू कैन नॉट फाइट एंड विन विद रशिया, वो सबको पता। अब आपने क्या कर दिया, जैसे शेर के पिंजरे में बकरी को डाल देना शेर को फंसाने के लिए, तो आपने बकरी ढूंढ ली, बकरी डाल दी। और यूएस क्या करेगा? और मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, हमारे टीम पे जी बड़ा डिस्कशन हो रहा है चीमा साहब, नेटो चैप्टर 5 ये वो। मैंने कहा अच्छा न्यूक्लियर नेटो, मैं कहा पहली बार नेटो के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है जी। दूसरी के पास नेटो के पास न्यूक्लियर कमांड भी नहीं है। मैं कहा तीसरी बात, अगर भगवान न करे ईश्वर न करे ऐसी परिस्थिति आती है तो अगर आप कंट्री 11 न्यूक्लियर कंट्रीज है, आप देखिए कौन न्यूक्लियर वेपन देगा? यूके देगा, फ्रांस देगा, जर्मनी देगा, यूएसए देगा न्यूक्लियर का। तो ये इन 4 को देना, नेटो के पास तो है नहीं, कोई मंडी में तो बिकते नहीं, ठीक है जी। अब इनमें से जो देगा रिटेलिएशन उस पर आएगा। अब आप मान लीजिए अगर छोटा मोटा हमला पोलैंड या हंगरी पे हो रहा है, आपको लगता है यूएस तब भी ग्राउंड में उतरेगा? नहीं उतरेगा। वो बोलेगा यूएस विल फाइट थ्रू इट्स एलाइज। एलाइज कौन होगा? एक और गुलबदीन हिकमत यार, एक और अहमद शाह मसूद, कुछ ऐसे किसी को ढूंढ लेंगे, किसी को खड़ा कर देंगे। यूएस इज फाइटिंग थ्रू इट्स एलाइज। उन्होंने ग्राउंड पर तब भी नहीं आना। आज की परिस्थिति ये है कि आप ताइवान के बारे में आपकी क्या पोजीशन है? कैन यू कैटेगोरिकली से वी विल डिफेंड ताइवान एट एनी कॉस्ट? आप नहीं बोल सकते। जापान ऑलरेडी कह रहा भाई तुम मुझे डिफेंड करोगे, क्या परिस्थिति, मैं तो लटक गया हूं। सिंगापुर को आप डिफेंड कर लोगे?
और अगर ताइवान गिरता, जो लास्ट आइलैंड चेन है वो गिरती है, इसका मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे जापान तक आता, जापान का मतलब पैसिफिक तक आता। आपका वहां एक और एलाई है साउथ कोरिया, उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा? आज मैं मैं कहना नहीं चाहता, पर छोटी सी बात है, चीन की बराबर देश है नॉर्थ कोरिया, एक किम जोंग उनको आप 70 साल से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप ये जो पुतिन को कंट्रोल करने चले, कहां से करोगे भैया? और लास्ट चीज बोलूंगा चीमा साहब, अगर कभी नेटो की 30 कंट्रियों ने मिलके कन्वेंशनल वॉर भी रशिया पे शुरू कर दी, वो रशिया पे भारी पड़ सकते। 30 कंट्री है, देखिए आपको भी पता, हमें भी पता, रशिया के पास ऑल्टरनेट कुछ नहीं रहेगा बट टू रिटेलिएट इन न्यूक्लियर वे। ऑलरेडी रशियन न्यूक्लियर सबमरीन है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा सबमरीन का बेड़ा अनऑफिशियली रशिया के पास है, और आर न्यूक्लियर पावर्ड। अब वो रशिया में कहा है, तो मुझे बताइए जो एटम बम की बात हो रही है क्या ये इनमें से चारों में से कौन सा एटम बम निकालेगा अपना? कोई नहीं निकालेगा। और यूएस तब बोलेगा वी विल फाइट थ्रू इट्स अलाइज। एक अलाई भी ढूंढ रखा होगा, कोई एक आध बंदा, जैसे कहते हैं ना हिंदी, एक मामू भी ढूंढ रखा होगा जिसके हाथ में बंदूक पकड़ा देंगे, तो लड़ जा बेटा, जीत गया तो कोई बात नहीं, मर गया तो कोलैटरल डैमेज। इंग्लिश में कहते हैं ना, द अमेरिकन स्लैंग इज कट देम लूज, अमेरिकन स्लैंग इज कट देम लूज, मतलब अच्छा